हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के की प्रिंसिपल्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर के फीचर्स और क्या एडवांटेजेस थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ करने के। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में। जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो उन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन आ जाए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसके एडवांटेजेस, उसके गोल्स, उसके यूजेस, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन तो लिखनी ही लिखनी है। सो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ डिसिप्लिन विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद इन टाइम एंड विद इन बजट, और वो जो हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है उसको भी फुलफिल करे। फाइन। तो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या कवर किया था? इसमें सारे वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसकी हेल्प से हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर होता है, जो विद इन टाइम पीरियड बनता है, विद इन बजट होता है और जिसकी मेंटेनेंस इजी होती है, इजी टू मेंटेन। फाइन, ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं इसके की प्रिंसिपल्स को। की प्रिंसिपल्स में हमारे पास सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल आता है मॉड्यूलैरिटी। नाउ व्हाट इज मॉड्यूलैरिटी? मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है अपने सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड करना, डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करना। ठीक है, जैसे सपोज दिस इज योर कंप्लीट सॉफ्टवेयर, आप इसके क्या बनाएंगे? मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड सो ऑन। कितने भी मॉड्यूल आप बना सकते हैं, मॉड्यूल n लिख लेती हूँ। ठीक है, अब ये मॉड्यूल बनाने का हमें क्या बेनिफिट मिलता है? देखो, अब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ये ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ले लो। सपोज आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा, लाइक आप डिजिटल जो स्मार्ट वॉच आ रही है, स्मार्ट वॉच की बात करते हैं। सपोज आपने एक स्मार्ट वॉच खरीदी, अब उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं? लाइक आप स्मार्ट वॉच से क्या कर सकते हो? अपने हेल्थ के ऊपर नज़र रख सकते हो, और क्या कर सकते हो? कॉलिंग कर सकते हो। फाइन, और क्या कर सकते हो? वेब ब्राउजिंग कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? फाइल्स मेंटेन कर सकते हो एंड मैनी मोर। ठीक है, बहुत सारे आप डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ इससे स्मार्ट वॉच से ले सकते हो। उसी तरह अब जैसे सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डाल देते हैं। अब उसका बेनिफिट क्या होता है? ठीक है, तो मॉड्यूल 1 क्या करेगा? आपको कोई फंक्शन 1 या कोई आपको फीचर 1 प्रोवाइड करेगा। मॉड्यूल 2 आपको सेकेंड फीचर प्रोवाइड करेगा, या फिर सेकेंड फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेगा एंड सो ऑन, इसी तरह। अब इससे आपको बेनिफिट क्या मिला? सपोज आपके सॉफ्टवेयर में एक कोई ऐसा फंक्शन है n, फंक्शन n काम नहीं कर रहा। ठीक है, आपका फंक्शन n काम नहीं कर रहा, तो जब आपका ये फंक्शन n माल फंक्शन कर रहा है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इस फंक्शन से रिलेटेड मॉड्यूल को चेक करना पड़ेगा, सिवाय कि पूरा सॉफ्टवेयर चेक करने के बजाय। ठीक है, सो मॉड्यूलैरिटी का क्या आपको फ़ायदा मिला? इजी मेंटेनेंस हो गई। ठीक है, इजी मेंटेनेंस, इजी टू फाइंड एरर्स, इजी टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, इजी मेंटेनेंस कैसे? जिस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है उसी मॉड्यूल को हम सर्विस करेंगे। फाइन, अगर किसी कहीं एरर है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उसी मॉड्यूल पे जाएंगे, पूरा सॉफ्टवेयर नहीं देखना पड़ेगा।
अब मॉड्यूल्स हैं तो हम डिफरेंट इंजीनियर्स को लगा के डिफरेंट मॉड्यूल्स डेवलप करवा के बाद में उसको कोलैबोरेट करके अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, मॉड्यूलैरिटी के फ़ायदे। इससे क्या होता है, जो हमारा डेवलपमेंट टाइम है वो डिक्रीज़ कर जाता है। आपका जो डेवलपमेंट टाइम है डिक्रीज़ कर जाता है, कॉस्ट भी डिक्रीज़ कर जाती है क्योंकि आप चीज़ों को टाइमली कर लेते हो। और इसका मेन एडवांटेज क्या रहता है, रीयूजेबिलिटी का। रीयूजेबिलिटी का कैसे, सपोज़ आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके 5 वर्जन्स हैं, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर 5 वर्जन्स हैं, ठीक है, या फिर 5 सूट्स हैं, ठीक है। अब वो किस तरह के हैं, एक आपने सूट या वर्जन रखा हुआ है प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है, एक आपने रखा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, एक रखा हुआ आपने होम यूज़ के लिए, एक आपने रख दिया रिसर्च प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होंगे जो सब में कॉमन होंगे, तो क्या होगा, आप ऐसे मॉड्यूल्स को उठा के जो डिफरेंट मॉड्यूल्स है वो उनके साथ अटैच करते हुए डिफरेंट वर्जन्स को बना लोगे। सो इससे आपके जो मॉड्यूलैरिटी से आपकी रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह आपकी स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। आपका कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपको कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, जो फीचर्स ऐड करने हैं उनके मॉड्यूल्स बनाओ और उस सॉफ्टवेयर में ऐड कर दो, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है ईजिली स्केलेबल है, ठीक है। आप अपने सॉफ्टवेयर को बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स। उसी हिसाब से उसमें मॉड्यूल्स ऐड कर दो या फिर वो रिमूव कर दो। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूलैरिटी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज एब्स्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन होता है कि जैसे ये आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर ये कोई मॉड्यूल है, तो आप क्या करेंगे, आप यूज़र को एक इंटरफेस दे देंगे, उस इंटरफेस पे यूज़र काम करेगा, ठीक है। और जो भी आपकी डिटेल्स हैं आप उसको कर देंगे हाइड, ठीक है। मीन्स एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। फाइन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है वो रहेंगी एंड यूज़र से हिडन, ठीक है। उसको जस्ट आपने यूज़र को एक इंटरफेस दे देना है जिससे जो यूज़र है अपनी इनपुट देगा, प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट आ जाएगी। अब यूज़र को नहीं पता ये प्रोसेसिंग अंदर कैसे हो रही है, ठीक है। इसके फ़ायदे हैं एब्स्ट्रैक्शन के। अब क्या फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, हम जैसे एब्स्ट्रैक्शन के पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, आपने जस्ट बटन को प्रेस किया, आपका जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको नहीं पता अंदर वो कैसे उसकी वर्किंग हो रही है, कैसे उसके अंदर मोटर काम कर रही है, कैसे उसके अंदर टाइमर काम कर रहा है, दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। वो डिटेल्स को कर दिया हाइड, ठीक है। किसी भी जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आपने प्लस किया 2 नंबर्स को, तो अभी इंटरनली कैसे प्लस हो रहा है वो आपकी हेडेक नहीं है, जस्ट आपने इनपुट दिया, आपके पास आउटपुट आ गई। इससे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन से अब यूज़र के पास इंटरनल डिटेल्स नहीं है, सो हमारा जो सिस्टम क्या होता है, सिक्योर हो जाता है, सिक्योरिटी हो जाती है, ठीक है। अब यूज़र उसके अंदर जो उसका इंटरनल सिस्टम है उसमें इंटरफेरेंस करके उसको ख़राब नहीं कर सकता। सो हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, सिक्योर्ड। यूज़र cannot interfere and interrupt internal programming, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इससे यूजिबिलिटी ईजी हो जाती है। सिस्टम को यूज़ करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट
दिस इज़ ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हमने सिंपल याद रखना है, हमने इंटरनल डिटेल्स को कर दिया हाइड। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक करेंगे इसी का थर्ड पार्ट, थर्ड प्रिंसिपल, विच इज़ एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन। नाउ एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन मीन्स आपने करना है इसमें कैप्सूल बनाना है, ठीक है, कैप्सूल। नाउ व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? एनकैप्सुलेशन में क्या करेंगे, आप एक कैप्सूल बनाएंगे जिसके अंदर आप डाटा प्लस रिलेटेड फंक्शंस को कर देंगे कंबाइन। फाइन, डाटा और रिलेटेड फंक्शंस को कंबाइन करके हम बना देते हैं कैप्सूल विच इज़ नॉन एज क्लास, ठीक है। और उस क्लास के बनते हैं ऑब्जेक्ट्स जिसकी हेल्प से इस डाटा और रिलेटेड फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बनाने के क्या फ़ायदे, एनकैप्सुलेशन के क्या फ़ायदे हैं? अभी हमने बिल्कुल बिगनिंग में पढ़ा था मॉड्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट। मॉड्यूलैरिटी में क्या था कि मॉड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। अब उसी तरह मॉड्यूल्स के अंदर हम क्या बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। और क्लासेस के क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट्स। इससे क्या होएगा, एक मॉड्यूल के अंदर जो भी डाटा और फंक्शंस आपस में रिलेटेड हैं वो एक ही जगह पे कंबाइन हो जाएंगे और वहीं पे वो अवेलेबल रहेंगे। सो जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन का, वो मॉड्यूलैरिटी के अंदर का एक पार्ट है जिसमें हमने क्लास ऑब्जेक्ट, हमने डाटा और फंक्शंस को कंबाइन करके क्लासेस को बनाना है। नाउ एनकैप्सुलेशन के बाद आता है प्रिंसिपल रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी भी मॉड्यूलैरिटी का पार्ट है जिसमें हम मॉड्यूल्स को रीयूज़ करके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक आता है मेंटेनेंस का प्रिंसिपल। जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना वो इजी टू मेंटेन होना चाहिए। इसका मतलब होता है जैसे आपका सॉफ्टवेयर है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही डायनामिक है। हमारी जो नीड्स हैं, डे टू डे नीड्स भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। सो आपका सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें अपनी डे टू डे नीड्स के अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स को ऐड और रिमूव इजीली कर पाएँ। इससे क्या होएगा, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसकी लाइफ क्या होएगी, लॉन्ग लाइफ होगी, वो इजीली मॉडिफाइएबल होगा, जिसकी हेल्प से हम उसको मेंटेन भी कर पाएंगे और उसको लॉन्ग रन पे चला भी पाएंगे। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ टेस्टिंग। अब टेस्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसको उसकी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे, डिफरेंट एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं और हमारे पास ना बहुत डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग टेक्निक्स हैं जिसके हिसाब से हम उसको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। अब टेस्टिंग से क्या होएगा, जब हम टेस्टिंग करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे तो उसमें जो एरर्स हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे हमारे सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी और हमारे पास एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बन जाएगा जो हम ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके की प्रिंसिपल में हम टेस्टिंग को भी थोड़ा सा और इलेबोरेट करके अपना जो क्वेश्चन की लेंथ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिज़ाइन पैटर्न्स। नाउ व्हाट इज़ डिज़ाइन पैटर्न्स? डिज़ाइन पैटर्न्स का मतलब होता है इन बिल्ट टेम्पलेट्स, ठीक है। डिज़ाइन पैटर्न्स का मतलब है इन बिल्ट टेम्पलेट्स, मींस उसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स बनी हुई हैं जिसको यूज़ करके हम अपने नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर के अंदर टेम्पलेट्स कैसी होती हैं? एग्जाम्पल, आप यूज़ कर रहे हैं MS ऑफिस, ठीक है, उसके अंदर आप यूज़ कर रहे हैं MS वर्ड, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर आपको एक रेडीमेड टेम्पलेट्स भी मिलती हैं जिसकी हेल्प से आप अपना रिज्यूम रेडी कर सकते हैं। जैसे आप रिज्यूम्स बना सकते हैं टेम्पलेट की हेल्प से, लेटर्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम टेम्पलेट से बना सकते हैं। सो टेम्पलेट क्या है? इन बिल्ट एक डॉक्यूमेंट है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को 60 to 70% फुलफ़िल कर देता है। रेस्ट आप उसमें एडिशंस करके उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फाइन। सो अब हमारे पास 2 प्रिंसिपल्स और हैं, उसको डिस्कस करते हैं।
नाउ एट्थ प्रिंसिपल इज एजाइल methodologies. Now what is agile methodologies? इसमें क्या होता है, हम यूज़र को, जो हमारा एंड यूज़र है, उसकी फीडबैक भी लेते रहते हैं. मीन्स इसके अंदर हमारा यूज़र की फीडबैक लेके हम अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते रहते हैं. सो हम क्या कर रहे हैं, आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल्स यूज़ करते हैं. ठीक है. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस होता है वह कैसे चलता है. पहले आप एनालिसिस करते हैं जिसमें आप रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, देन आप डिज़ाइनिंग करते हैं जिसमें आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, देन आप कोडिंग करते हैं, देन टेस्टिंग करते हैं, देन आप जो फाइनल सॉफ्टवेयर है उसको रिलीज़ करते हैं. ठीक है. अब एजाइल मेथोडोलॉजी में क्या करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस करके आपके पास जो बेसिक मेन रिक्वायरमेंट्स है उसको समझ लेंगे. उसको समझ के आप एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर 1. ठीक है. उसका डिज़ाइन बनाएंगे, उसको कोड करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे और उसको यूज़र को दिखाएंगे. फिर यूज़र उसको चलाएगा, फिर वो यूज़र बताएगा कि इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट्स अभी मिसिंग हैं. फिर उन रिक्वायरमेंट्स को हम यूज़ करके हम फिर बनाते हैं सॉफ्टवेयर 2. ठीक है. ऐसे हम मल्टीपल उसके वर्जन्स को क्रिएट करके देन फाइनल सॉफ्टवेयर हमारा बनता है. सो दिस इज़ एजाइल मेथोडोलॉजी जिसमें हम आइटरेशंस और इंक्रीमेंट्स बनाते हैं. फाइन. पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया, देन यूज़र को दिखाया, देन उसके रिक्वायरमेंट्स को फिर से समझा, फिर इंक्रीमेंट दोबारा से उसको सॉफ्टवेयर 2 बना के दिया. इससे क्या होगा कि जो आपका लास्ट पे सॉफ्टवेयर बनेगा ना, वो बिल्कुल यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगा. यूज़र उससे 100% सेटिस्फाई रहेगा और यूज़र को लगेगा उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुली इम्प्लीमेंट किया गया है. फाइन. नाउ लास्ट हमारे पास प्रिंसिपल है 9th प्रिंसिपल, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट. कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट. अब इसका मतलब क्या होता है कि हम कॉन्टिन्यूसली हमारा जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है वहाँ से रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इनकॉर्पोरेट करके अपने एनवायरनमेंट में उसको चलाएंगे. ठीक है. एग्जाम्पल, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कुछ नीड्स हैं. उस नीड्स के अकॉर्डिंग आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया. ठीक है. अब 6 मंथ्स बाद आपको फील हुआ कि आपका ये वाला डिपार्टमेंट भी बढ़ता जा रहा है, अब इसको भी सॉफ्टवेयर की नीड है. तो आप क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मॉड्यूल को डेवलप करवा के अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कराएंगे और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे. ठीक है. अब जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कभी भी जो सॉफ्टवेयर होता है एकदम से नहीं सब सारे डिपार्टमेंट्स को मिलता, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है. एग्जाम्पल, जैसे सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले लाइक परचेज टीम को दिया जाता है सो डैट वो उसको यूज़ करके अपना फीडबैक दें, उसमें सॉफ्टवेयर को अच्छे से चला के स्टाफ को सेटल किया जाए. देन लाइक और एग्जीक्यूशन टीम को या फिर ऑपरेशन वाली टीम को दिया जाता है कि वो भी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, उसके साथ यूज़ टू हो जाएं और ऑर्गेनाइजेशन में उसको डिप्लॉय किया जाता है. देन HR डिपार्टमेंट को दे दिया, देन फिर सेल्स को दे दिया. मीन्स स्टेप बाय स्टेप हम मॉड्यूल्स को डेवलप करवाते हैं, देन उसको अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कराते हैं, देन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको डिप्लॉय करते हैं. इससे क्या होता है, जो ये पूरा प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आने का, वो स्मूथ, एफिशिएंट, ईजी हो जाता है. फाइन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये आपको एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर करना चाहिए. अगर आपको क्लास अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू.